और आरबीआई के 80 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर हमने बात की आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एचआर खान से करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल खान साहब, देश भर में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने को लेकर बैंकों के सामने क्या चुनौतियां हैं? एक तो है, अभी हम लोग ने पिछले 15-20 साल में कई प्रयास इस दिशा में किया है। ग्रामों में शाखा खोलने के लिए बैंकों को पूरी छूट दी गई है। हम लोग ने सारी तरफ एटीएम भी लगाए हुए हैं और पेमेंट सिस्टम में कई सुधार आए हैं। मोबाइल बैंकिंग के क्षेत्र में अब एक तरह से विप्लव हुई है। तो ये सारे जो चीज़ है ये लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन में काफ़ी मददगार होगा। और ख़ास करके निकट में जो जनधन योजना के माध्यम में जो अकाउंट सब खोले 12-13 करोड़ अकाउंट, वो भी एक तरह से उसके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी हमारे सामने जो चुनौती है, जो अकाउंट खुले हैं, ये अकाउंट किस तरह से काम करें। खाली अकाउंट खुलने से नहीं चलेगा, उसमें सरकार जो पैसा देती है वो आना चाहिए, लोगों को कुछ रोजगार करना चाहिए और जो संचय करते हैं वो उस खाता के अंदर आए। तो ये जो सामने वाली जो चैलेंज है हमारे लिए, तो ये खाता को किस तरह से चालू रखा जाए खाता, ताकि लोग बैंक के साथ जुड़ें, कुछ काम करें, कुछ संचय करें, कुछ उस पैसे से लेके कुछ और निवेश करें और उस बैंक से ऋण भी लें और अपने आप को प्रगति के रास्ते में लगाएं। खान साहब, प्रधानमंत्री ने देश भर में वित्तीय समावेशन का जो सपना देखा है, क्या देश के पूर्वी हिस्से में भी वित्तीय सुविधाओं का लाभ पहुंचाकर देश में वित्तीय संतुलन बनाने में मदद मिलेगी? नहीं, पूर्वोत्तर के लिए हम लोग पिछले, आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर रही हैं जी, तो पूर्वोत्तर के लिए हम लोग पिछले 20-25 साल से एक सेपरेट पैकेज चला रहे हैं। वहाँ बैंकिंग क्षेत्रों को किस तरह से प्रचार किया। रिजर्व बैंक की तरफ से भी कई सब्सिडी दिए जा रहे हैं वहाँ बैंक की शाखा खोलने के लिए, करेंसी चेस्ट खोलने के लिए और वहाँ पेमेंट सिस्टम के लिए। वो आहिस्ते आहिस्ते कम किया जा रहा है, लेकिन हमारा ये प्रयास रहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट में बैंकिंग सुविधा बढ़ाई जाए। और हम लोग भी वहाँ एक बैंकिंग ट्रेनिंग का भी संस्था खोले हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, जो गुवाहाटी में है। और अब सारे बैंकों को खास करके ये भी हिदायत दी गई है कि नॉर्थ ईस्ट के इलाके के लिए खास टारगेट सेटअप करें और वो उसके लिए वहां काम करें। खान साहब, अंत में जानना चाहूंगी, पीएम मोदी ने आरबीआई से अपील की है कि वो सुनिश्चित करें कि मुद्रा छापने में इस्तेमाल होने वाली स्याही और कागज देश में ही मेक इन इंडिया के तहत जल्द से जल्द निर्मित हो सके। है ना, एक जितने सारे नोट भारत में प्रिंट होते हैं वो सब भारत में प्रिंट होते हैं, लेकिन उनके कागज जो है अलबत्ता बाहर से आयात होते हैं, इंपोर्ट होते हैं। थोड़े बहुत कागज हम लोग होशंगाबाद का जो प्रिंटिंग ये है वहाँ पे बन रहा है, और ज़्यादातर क्वांटिटी में कागज जो बनाने के लिए, नोट छपाने के वाली कागज को मैसूर में एक प्रेस लगाई गई है भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के जॉइंट वेंचर होते हुए। अगले 5-6 महीने में वहाँ से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी और सही मायने में ये मेक इन इंडिया की दिशा में ही काम होगी। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। तो ये थे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, जिन्होंने बताया कि 80 साल आरबीआई को पूरे हो रहे हैं, इसके आगे की क्या क्या चुनौतियां हैं और इन्हीं चुनौतियों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में 2 मेहमान मौजूद हैं। आरएम मल्ला साहब हैं, फॉर्मर सीएमडी आईडीबीआई बैंक के, और पूजा मेहरा हैं, इकोनॉमिक एडिटर द हिंदू की। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। मल्ला साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहेंगे, 80 साल आरबीआई को हो रहे हैं। हमने वो दौर भी देखा है जब दुनिया में वित्तीय संकट था, तमाम देशों के बैंकों की व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। ऐसे में भी आरबीआई तटस्थ खड़ी थी और उसका बहुत ज्यादा असर भारत पे नहीं हुआ था। आज जब वित्तीय समावेशन की बात हम करते हैं और एक दौर पूरा हो चुका है, आगे की चुनौतियां हमने सुनी, खान साहब ने भी बताई, उनको लेकर क्या आपको लगता है, क्या भूमिका आरबीआई की आगे की होने वाली है? सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को इस बात की बहुत बहुत बधाई दूंगी कि बधाई देना चाहूंगा कि रिजर्व बैंक के आज 80 साल पूरे हुए हैं। और जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक बताया, अगर आप कुछ साल पीछे जाएं 2007-2008 में, जबकि दुनिया के इतने एडवांस्ड डेवलप्ड कंट्रीज में बैंक्स का इतनी मुश्किल में आ गए थे, जबकि वहां इतने स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बैंक्स थे। मैं क्रेडिट देना चाहूंगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, क्योंकि उस टाइम मैं एक बैंक से जुड़ा हुआ था, कि जो रिजर्व बैंक की पॉलिसीज रही हैं देश की आजादी होने के बाद, स्लाइटली कंजर्वेटिव एंड फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस देखते हुए, कि हिंदुस्तान में किसी भी बैंक को कोई मुश्किल नहीं आई। तो बड़ा अच्छा लगता है इस चीज को। और जब उसके बाद 2008-9 में बैंक्स को लिक्विडिटी की जरूरत थी, बड़ी एफिशिएंटली कि सीआरआर को कैसे मैनेज करें और एसएलआर को कैसे मैनेज करें, किसी भी बैंक को लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होने दी।
तो मैं एज ए हिंदुस्तानी बहुत गर्व महसूस करता हूं और आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। ये हमारे लिए एक और बड़ी खुशी की बात है कि आज के गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन को दुनिया का सबसे अच्छा गवर्नर चुना गया। तो ये एक भारतीय के लिए बहुत इज्जत की बात है। पूजा, शायद यही वजह है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कहा कि सरकार और आरबीआई दोनों जब समग्र रूप से चलते हैं और जिस तरह की समग्रता दिखाई दी थी जनधन योजना को एक निर्णायक स्तर तक पहुंचाने के लिए, जहां 14 करोड़ लोग उससे जुड़े हैं, वो लोग जो इतने समय से वंचित थे, अपेक्षाएं बढ़ गई हैं निश्चित रूप से आरबीआई से, सरकार की भी। और क्या लगता है कि कौन सी वो चुनौतियां हैं जो सामने आने वाली हैं, चाहे वो मुद्रा कोष को स्थापित करने की बात हो, मुद्रा बैंक को, माफ करिएगा। सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि कैसे इन सब बैंक अकाउंट्स जो खुल गए हैं उनमें पैसा ले जाया जाए और इन लोग जो बैंक अकाउंट खोल चुके हैं ये लोग इन बैंक अकाउंट्स का यूज करें, क्योंकि बैंक अकाउंट होना काफी नहीं है। आधे से ज्यादा बैंक अकाउंट्स में इस वक्त कोई पैसे नहीं हैं और सरकार अपनी स्कीम्स से, जैसे डीबीटी है, जैसे स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, पेंशन स्कीम्स हैं, उससे पैसे डाल भी दें, उसके बाद भी क्योंकि ब्रांच तो हर 6 लाख गाँव में नहीं होंगी, तो कैसे ये करा जाए कि ये सब लोग जाके अपना पैसा उन अकाउंट से निकालें, क्योंकि जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का मॉडल यूज हो रहा है इस समय, ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को कमीशन दिया गया था बैंक अकाउंट खोलने का, तो वो लोग ने जाके बैंक अकाउंट्स खोल दिए हैं। अब वो कितनी बारी जाएंगे इन बैंक अकाउंट होल्डर्स के पास कि वो अपने बैंक अकाउंट्स को ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके, इसके लिए इंसेंटिव्स क्रिएट करने पड़ेंगे सरकार को और आरबीआई को और जो बैंक्स हैं जिन्होंने ये अकाउंट्स खोले हैं कि ज्यादा से ज्यादा यूज हो सके। मतलब साहब, वो जो योजना है जिस तरह से कि कैश बेनिफिट ट्रांसफर है, ये योजनाएं बैंकों के जरिए आम आदमी तक पहुंच रही हैं। तो जब हम इस तरह की योजनाओं की बात करते हैं, बीमा की योजना है, मुद्रा बैंक स्थापित करने की बात है, ये सारी योजनाएं बैंकों के जरिए और एक सिस्टम स्थापित करना जिससे कि ट्रांसपेरेंसी भी आए, कहीं बिचौलिए ना हो, क्योंकि योजनाएं तो बनती हैं लेकिन अमली जामा पहनाया जाता है उन्हें, मगर वो आखिर पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक नहीं पहुंचती। तो उसमें क्या आपको लगता है कि आरबीआई अपनी ब्याज दरों में कुछ नरमी लेके आए, या किस तरह के कदम उसे उठाने चाहिए कि तमाम जो और बैंक हैं उनको मदद मिले? आपने दोनों पहलुओं का बड़ा अच्छा जिक्र किया। पहला पहलू तो है कि बैंक्स का किस तरह से रोल हो कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का पैसा है ये इंडिविजुअल के अकाउंट में जाए। हिंदुस्तान में एक बहुत रेवोल्यूशन हुई है जिसका नाम आधार कार्ड है। हिंदुस्तान ने कोशिश करी है कि हर आदमी का एक यूनिक आधार कार्ड हो और उसका नंबर हो। मैं तो ये अपेक्षा करता हूं कि अब जिस तरह से अकाउंट हिंदुस्तान में खुले हैं, लगभग 50-60 करोड़ अकाउंट आज की तारीख में होने चाहिए मेरे हिसाब से, तो जिसका आधार कार्ड है वो बैंक कोशिश कर रहे हैं कि उनके अकाउंट के साथ वो लिंक हो जाए, और जो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का बेनिफिशियरी है उसको सिर्फ अपना आधार कार्ड नंबर बताना है या बैंक अकाउंट नंबर बताना है और वो लिंक हो जाएगा उसकी स्कीम से, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से पैसा आना है या सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आना है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर मालूम है कि हमें केरोसिन में 15 करोड़ आदमियों को बेनिफिट पहुंचाना है और उनका ये आधार कार्ड नंबर है, तो एक बटन दबाते हुए हिंदुस्तान में रिजर्व बैंक की वजह से, बैंकों की वजह से ऐसी टेक्नोलॉजी बन गई है कि एक बटन दबाने से वो पैसा किसी भी अकाउंट में जा सकता है। ये तो हुआ, बट इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और सारे बैंक इसमें कोशिश कर रहे हैं। दूसरे, आपने बड़ी अच्छी बात करी मुद्रा बैंक की। मुद्रा बैंक एक और बहुत बड़ी रेवोल्यूशन हिंदुस्तान में लाने वाला है। जैसा कि आपने अपनी फिल्म में भी दिखाया कि लगभग 93% लोग अभी भी बैंकों से पूरी तरह से जुड़े नहीं हुए हैं। मेरा तो ये मानना है और मेरा पूरा यकीन है कि एक दिन ये होगा कि जिस तरह से एक कोका कोला एक प्रोडक्ट है, वो फिजिकल प्रोडक्ट है और कोका कोला को कहीं पहुंचना है, और कोका कोला का ये मिशन था कि मैं एक आदमी की विश के, जैसे ही कोई आदमी विश करे कि मुझे कोक चाहिए, उसको कोक मिल जाना चाहिए। तो क्या हिंदुस्तान में ये नहीं हो सकता कि हर आदमी की एक विश हो कि मेरे को एक डिपॉजिट स्कीम चाहिए और मैं हाथ ऐसे करूं और मैं डिपॉजिट कर पाऊं, और मेरे को लोन चाहिए, मैं हाथ ऐसे करूं और ये लोन मिल सके? तो आपका मानना है कि आदमी की इच्छा या उसकी जो वित्तीय इच्छाएं थी, वो अगर उनके साथ अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति मिलती है और टेक्नोलॉजी का भी अगर उसमें समावेश होता है, तो ये सारी ये जो सपने हैं या ये जो लक्ष्य है जो स्थापित किया गया, इसको हासिल करना आसान है? बिल्कुल ठीक है। इसमें जिस तरह की भावनाएं आज देश में उड़ रही हैं, और मैं तो अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुन रहा था कि उन्होंने हम्बली अपील करी है। इससे बढ़ के मुझे नहीं लगता कोई इमोशनल अपील हो सकती है।
और मुझे पूरा मानना है कि हम सब भारतीयों को अब कोशिश करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि हम किसी 3 व्हीलर पे बैठते हैं, हम उनसे पूछना चाहिए कि क्या ये 3 व्हीलर आपका है या किराए का है। अगर वो कहे ये मेरा नहीं है, मैं किराए पे लेता हूँ, तो मुझे चाहिए कि उसको ले जाके बैंक में जाके उसको लोन दिलाऊं। पूजा प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कहा कि इंक्लूजन को व्यवहार में लाने की जरूरत है, ना कि किसी प्रोजेक्ट या कार्यक्रम से सिर्फ समझने की जरूरत है। हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एक सफल मॉडल हमारे देश में है, जिसमें महिलाएं आर्थिक और सामाजिक दोनों रूप से सशक्त हुई हैं। किस तरह से इस तरह के मॉडल को और ज्यादा अपनाया जा सकता है और इन मॉडल्स को कैसे आगे ले जाया जा सकता है? इसकी शुरुआत हम लोग सब अपने घरों से कर सकते हैं। अगर हम हमारे घर में जो लोग काम करते हैं, ड्राइवर है, उसको सैलरी जो हम देते हैं सीधा बैंक अकाउंट में दे, ना कि कैश दे। सिटीज में तो हम ये शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम सब्जी खरीदने जाते हैं, हम टेक्नोलॉजी के थ्रू, ये टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है कि मोबाइल फोन्स के थ्रू पेमेंट हो सकता है। रिजर्व बैंक ने ये टेक्नोलॉजी अप्रूव भी कर दिया है। अगर धीरे धीरे ये इसमें प्राइवेट सेक्टर अगर जुड़ जाए साथ में, जो ये जनधन अकाउंट्स हैं उसमें बहुत कम प्राइवेट बैंक्स के अकाउंट्स हैं, पर अगर वो लोग भी अब जुड़ना शुरू हो जाएं तो ये सच हो सकता है। मल्ला साहब, अंत में जानना चाहूंगी कि 20 साल के लिए आरबीआई को फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक रोड मैप तैयार करने की बात भी प्रधानमंत्री ने आज की। उस रोड मैप में जो तमाम और बैंक हैं उनके लिए आरबीआई किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आप सीएमडी रहे हैं आईडीबीआई बैंक के। रिजर्व बैंक का एक अपार्ट फ्रॉम मॉनेटरी पॉलिसी एंड रेगुलेटिंग बैंक्स, एक बहुत अहम हिस्सा जो वो कर रहे हैं, दैट इज लेंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर। और उस पे रिजर्व बैंक की जो गाइडलाइंस हैं भारत सरकार से मिलके, उसके अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि किस तरह से जो पैसा है एक वाइबल सेक्टर को जाए जिनको नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में पैसा नहीं मिलता। और उसी के लक्ष्य में जिस तरह से मुद्रा बैंक बनेगा अब, और उसमें ये कोशिश की जाएगी कि किसी भी आदमी या औरत को जो अपना काम करना चाहता है उसको पैसा बगैर किसी मुश्किल के मिल सके। और रिजर्व बैंक अपने जितने भी कानून और रेगुलेशंस बनाता है उसके तहत वो एनकरेज करना चाहिए कि प्रायोरिटी सेक्टर में, फॉर एग्जांपल मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि प्रायोरिटी सेक्टर 40% तक होता है। और अक्सर ये देखा जाता है कि जो 40% पहुंच जाता है उसके बाद वो रुक जाता है। तो ये तो कोई होना चाहिए कि अगर कोई 40 से ऊपर जाता है उसको कुछ और इंसेंटिव मिलना चाहिए। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये ग्रेजुअली ये सब कुछ होगा, क्योंकि और हिंदुस्तान में अब स्पेशल बैंक्स बनने की बड़ी जरूरत है। ऐसे भी बैंक होने चाहिए जो 100% अपना पैसा जो है प्रायोरिटी सेक्टर को। इसी दूरदर्शिता के तहत मल्ला साहब, प्रधानमंत्री ने कहा कि 20 साल की एक योजना होनी चाहिए आरबीआई के सामने फाइनेंशियल इंक्लूजन की। एक चुनौती, एक पड़ाव पूरा कर चुकी है सरकार भी और तमाम बैंक भी जनधन योजना के साथ। अगला पड़ाव ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, जहां इन तमाम लोगों को और योजनाओं के साथ जोड़ना और उसका लाभ इन लोगों तक पहुंचाना, जिस पर कि लगातार सरकार और तमाम बैंक काम करेंगे। आरबीआई अपने 81वें साल में पहुंच चुकी है और इन तमाम चुनौतियों के साथ वो आगे भी बढ़ती रहेगी, जैसा कि उसका पीछे का इतिहास रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो आने का और इस पर चर्चा के लिए। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ न्यूज नाइट में।